नमस्कार। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के उस सच की जो हमारे समाज की जड़ों तक फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी देश पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। फर्क केवल मात्रा का है। भारत को इस सर्वे में 2-8 अंक मिले, जिससे ये विश्व भ्रष्टाचार केवल भारत की समस्या नहीं है। स्कैंडिनेवियाई देशों को ईमानदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अंक मिले, जबकि भारत और चीन जैसे देशों को कम अंक। नाइजीरिया सूची में सबसे ऊपर था। से यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार की समस्या सार्वभौमिक है। भारत में सरकारी तंत्र और नेताओं के भ्रष्टाचार ने आम जनता का विश्वास तोड़ दिया है। लोग अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से भी आचार कोई नई बात नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ साथ ये भी बढ़ता गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन ने कहा था कि भ्रष्टाचार स्वतंत्रता का सबसे अचूक लक्षण है। तानाशाही और साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी रही हैं। रूस जैसे देशों में भी रिश्वतखोरी और पक्षपात आम थे। प्रो योगेंद्र सिंह के अनुसार भ्रष्टाचार वहां पनपता है जहां भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट और आचरण से बना है, जिसका अर्थ है वे व्यवहार जो सामाजिक रूप से अपेक्षित नैतिक मांगों से गिरा हुआ हो। अंग्रेजी का करप्शन लैटिन के करप्ट से बना है, जिसका अर्थ है नैतिक सिद्धांतों का टूटना। समाजशास्त्रियों ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि अपने या अपने संबंधियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अनुचित लाभ उठाना भ्रष्टाचार। समाजशास्त्री और कानूनी विमर्श में भ्रष्टाचार के स्थान पर दुराचार या अपचार शब्द का प्रयोग बढ़ रहा है। दुराचार एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हर भ्रष्टाचार शामिल है, लेकिन हर दुराचार भ्रष्टाचार नहीं होता। इसमें वे सभी आचरण आते हैं जो किसी पद या सेवा की गरिमा से भटके हुए हों। राजनीतिक भ्रष्टाचार भी वास्तव में प्रशासनिक दुराचार का ही एक रूप है। योगेंद्र सिंह के अनुसार स्वतंत्रता से पहले भारत में मध्य वर्ग छोटा था, इसलिए भ्रष्टाचार सीमित था। आजादी के बाद सरकारी योजनाओं, पूंजी निवेश के कारण प्रशासनिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार तेजी से फैला। 1970 के दशक के बाद राजनीतिक दलों के टूटने और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण भ्रष्टाचार में जबरदस्त उछाल आया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भारत की बंद आर्थिक नीतियों ने खुली प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। इससे नौकरशाही, राजनेताओं और बड़े औद्योगिक घरानों के बीच एक अपवित्र गठबंधन बना। पूंजी की लेन देन में बिचौलियों का दबदबा बढ़ा। कमजोर निगरानी संस्थाओं और औपनिवेशिक कानूनों के दुरुपयोग ने पारदर्शिता को खत्म किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। भारतीय मध्य वर्ग भ्रष्टाचार को बुरा तो मानता है, लेकिन अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए खुद भी रिश्वत देने या जुगाड़ लगाने से पीछे नहीं हटता। समझौता परस्त सोच के कारण समाज में भ्रष्टाचार को एक मुक्त स्वीकृति मिल गई है। ये मानसिकता भ्रष्टाचार को और गहरा बनाती है। अरुणा ब्रूटा के अनुसार भ्रष्टाचार की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी कमजोर हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है और व्यक्तिगत लाभ की ओर झुक जाता है। अवसर मिलने पर हर कोई भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो सकता है। ये केवल बड़े घोटालों तक सीमित नहीं है। राजनीति में आने का असली कारण ताकत की अतृप्त भूख है। सत्ता और प्रभाव की चाहत जितनी अधिक होती है, व्यक्ति राजनीति में उतना ही सक्रिय होता है। समाज में यह भ्रम फैलाया जाता है कि लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, जबकि असल में यह एक करियर या व्यवसाय बन गया है। आज समाज का कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। कलाकार अंडरवर्ल्ड से फंडिंग लेते हैं, खिलाड़ी पैसे के लिए मैच फिक्सिंग करते हैं, डॉक्टर फार्मा कंपनियों के हित में काम करते हैं। जब समाज के सभी प्रभावशाली वर्ग खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। तो अरुणा ब्रूटा के अनुसार भ्रष्टाचार को केवल कड़े कानूनों से नहीं रोका जा सकता। इसका एकमात्र समाधान है कि प्रत्येक नागरिक के भीतर आत्मविश्वास का पुनः संचार किया जाए और समाज व व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित किया जाए। भ्रष्टाचार केवल एक अनैतिक व्यवहार या व्यक्तिगत लालच तक सीमित नहीं है। ये एक बहुआयामी सामाजिक और प्रशासनिक बुराई है जो समाज के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। इसमें घूसखोरी, भाईतीजावाद, पक्षपात, राजनीतिक आपराधिक गठजोड़, फर्जी रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, कानून के क्रियान्वयन को रोकना और संस्थागत भ्रष्टाचार शामिल है। भ्रष्टाचार का सबसे पुराना और प्रत्यक्ष रूप है। इसमें अधिकारी, कर्मचारी या नेता किसी व्यक्ति के पक्ष में काम करने के लिए या अवैध कार्य को कानूनी संरक्षण देने के बदले नकद राशि या कीमती उपहार स्वीकार करते हैं। कानूनन यह अपराध है, लेकिन दोनों पक्ष इसे गुप्त रखना चाहते हैं, जिससे पकड़ना मुश्किल होता है। सूखदार पदों पर बैठे लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर अपने संबंधियों को सरकारी नौकरियां, लाइसेंस या ऋण दिलवाते हैं। भाईतीजावाद तब होता है जब अधिकारी अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाते हैं, जबकि पक्षपात में यह दायरा राजनीतिक समर्थकों और खास लोगों तक बढ़ जाता है। चुनाव जीतने और सत्ता पर बने रहने के लिए राजनीति और अपराध का गठबंधन खतरनाक रूप ले चुका है। भ्रष्ट नेता पुलिस और कानून से अपराधियों को सुरक्षा देते हैं
और बदले में अपराधी चुनाव के समय नेताओं की मदद करते हैं। थ्रेशर के शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि संगठित अपराधी और राजनेता एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं। प्रशासनिक जांच या सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन के दौरान अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट में हेरफेर करना भी भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया है। अधिकारी निजी स्वार्थ या राजनीतिक दबाव में आकर झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जिससे दोषियों को बचाया जा सके या अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस स्वरूप में सरकारी खजाने, कल्याणकारी योजनाओं के पैसे या सरकारी संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। जनता के विकास के लिए आवंटित धन का बड़ा हिस्सा बीच में ही हड़प लिया जाता है। समाज के अमीर और प्रभावशाली लोग राजनीतिक दलों को चंदा देकर कानून की पकड़ से बच जाते हैं। टैक्स चोरी, सब्सिडी चोरी या अन्य बड़े आर्थिक अपराधों में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जानबूझकर टाल दी जाती है या उनकी पेनल्टी माफ कर दी जाती है। भ्रष्टाचार का सबसे भयावह रूप है जिसमें भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था का एक सामान्य नियम बन जाता है। समाज नैतिक रूप से इसे गलत मानता है, लेकिन व्यवहार में नजराना, कमीशन या दस्तूरी को रोजमर्रा का हिस्सा मान लेता है। संथानम समिति ने प्रशासनिक, औद्योगिक, राजस्व, सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक कल्याण, कृषि, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण, सर्वोच्च प्रशासनिक संस्थानों सहित लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पुष्टि की। इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का जाल हर विभाग में फैला है। भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कारणों में दहेज का दबाव, जीवन की विषम परिस्थितियां, बेरोजगारी और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी शामिल है। जब व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। आर्थिक कारणों में भौतिकवादी जीवन शैली, समाज में धन को सफलता का पैमाना मानना, अमीर बनने की होड़, लाइसेंस कोटा प्रणाली, टैक्स ढांचे की जटिलता और राजनेता व्यापारी अपराधी गठजोड़ शामिल हैं। इन कारणों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मिलन बस्तियों में रोजी-रोटी और अवैध धंधों को जारी रखने के लिए भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र को मुख्य सहमति मिलती है। कमजोर और असंगठित विरोध के कारण भ्रष्टाचार पनपता है। दालती चक्रों और कागजी उलझनों से बचने के लिए आम आदमी रिश्वत की ओर झुकता है। कानूनों की जटिलता, लाल फीताशाही, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग और ईमानदार अधिकारियों की प्रताड़ना प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मुख्य कारण हैं। सत्ता प्राप्ति की होड़, नैतिक मूल्यों की कमी, चुनावों में धनबल का प्रयोग, स्वतंत्र जांच एजेंसियों की कमी और मीडिया पर नियंत्रण की प्रवृत्ति राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। परंपरागत मूल्यों और आधुनिक भौतिकवादी सोच के बीच द्वंद्व, चरित्र निर्माण संस्थाओं का पतन और अवसरवादिता सांस्कृतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत में दलालों और बिचौलियों की व्यवस्था शुरू हुई। नजराना, दाली और दस्तूरी की प्रथा आजादी के बाद भी बनी रही, जिससे भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुईं। भ्रष्टाचार से व्यक्ति के जीवन में नैतिक पतन, आंतरिक खोखलापन, हीन भावना, ग्लानि और अन्य सामाजिक बुराइयों की ओर झुकाव बढ़ता है। भ्रष्ट व्यक्ति अक्सर जुआ, शराब और अनैतिक संबंधों में लिप्त हो जाता है। ईमानदार और योग्य नागरिक भ्रष्टाचार के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। जब योग्य लोगों को न्यायसंगत अवसर नहीं मिलते तो उनमें निराशा, उदासीनता और लाचारी की भावना पैदा होती है। भ्रष्टाचार के संरक्षण में समाज में जुआघर, वेश्यालय और नशीले पदार्थों के अवैध अड्डे फलते फूलते हैं। अपराधी संगठन पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा राशि देते हैं, जिससे काले धन का अनैतिक उपभोग बढ़ता है और पारिवारिक सामाजिक तानाबाना टूटता है। भ्रष्टाचार के कारण देश का धन कुछ ही भ्रष्ट हाथों में केंद्रित हो जाता है। गरीबों का शोषण बढ़ता है और वे भ्रष्ट व्यवस्था में दासों की तरह काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे सामाजिक असंतुलन और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार से उपेक्षित और कुंठित जनसमूह आसानी से हिंसक आंदोलनों का हिस्सा बन जाते हैं। स्वार्थी तत्व और चालाक राजनेता इस असंतोष को भड़काकर अपने हित साधते हैं। भ्रष्टाचार के कारण पूरी राजनीतिक व्यवस्था पंगु हो जाती है। अवांछनीय तत्वों के हाथ में नेतृत्व चला जाता है, जनता का विश्वास खत्म हो जाता है और देश में अराजकता का माहौल बनता है। कानून केवल कागजों पर रह जाता है। भ्रष्टाचार की दुर्गंध स्वतंत्रता की सुगंध को भी नष्ट कर देती है। आम नागरिक हर कदम पर भयभीत, लाचार और असहाय महसूस करता है, जिससे स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भ्रष्टाचार से लाभ कमाने वाले स्वार्थी वर्ग किसी भी प्रगतिशील सामाजिक सुधार का विरोध करते हैं। सरकार अगर अच्छा कानून भी बना दे तो उसे लागू नहीं होने दिया जाता
और विकास योजनाओं का धन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है। राष्ट्र का निर्माण केवल इमारतों या सड़कों से नहीं, बल्कि उत्तरदायी और चरित्रवान नागरिकों से होता है। अगर नागरिकों और प्रशासकों का नैतिक पतन हो जाए, तो राष्ट्र का पतन भी निश्चित है। भ्रष्टाचार देश के विकास की गति को पूरी तरह धीमा कर देता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कई कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रयास किए गए। 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा तय की गई और दोषियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया। 1951 में गोरवाला समिति, 1958 में छागला आयोग, 1962 में संथानम समिति जैसी कई जांच समितियां गठित की गईं। इन समितियों ने भ्रष्टाचार के कारणों और समाधान पर विस्तृत रिपोर्ट दी। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना हुई। 1971 और 1977 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में पेश किए गए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण ये पूरी तरह पारित नहीं हो सके। स्वतंत्र जांच एजेंसियों की स्थापना की कोशिशें बार बार कमजोर होती गईं। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की विफलता के मुख्य कारण हैं आधे मन से किए गए प्रयास, दोषियों का कानूनी शिकंजे से बच निकलना, प्रमाणित करने में कठिनाई, जांच आयोगों का केवल सलाहकारी होना और सतर्कता विभागों की अप्रभाविता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार, जो भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो, उसे कानूनी दृष्टि से प्रमाणित करने की औपचारिक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए केवल आयोग बनाना काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की बुनियादी संरचनाओं में बदलाव जरूरी है। कानूनों का आधुनिकीकरण, कठोर दंडात्मक प्रावधान, लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति और सरल टैक्स ढांचा, ये कानूनी सुधार भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी हैं। कानूनों को वर्तमान सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार करना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विवेकाधीन शक्तियों की सीमा, उचित वेतनमान, त्वरित न्याय और सशक्त लोकपाल व्यवस्था, ये प्रशासनिक सुधार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जरूरी हैं। राजनीतिक सुधारों में चुनाव प्रणाली में बदलाव, शीर्ष नेतृत्व की शुचिता, सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों में नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नागरिकों में आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता का पुनर्निर्माण जरूरी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एटियोनी के अनुसार, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक संरचना में बदलाव से